हेलो दोस्तों। अब जो है हम यूनिट नंबर 4 देखने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन में, जो कि डील करता है कैपिटल बजटिंग से। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, व्हाट इज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या है? डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स, और उसके ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स। अब जब बात करें हम कैपिटल बजटिंग, इट इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट इज नोन एज कैपिटल प्लस बजट। तो अब कैपिटल क्या होता है? कैपिटल यानी जो भी इन्वेस्टमेंट आप बिजनेस में करते हो उसी को ही हम कैपिटल ऑफ द कंपनी या कैपिटल ऑफ दैट बिजनेस कहते हैं। बजट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का एस्टिमेट रेडी करना, कि हम पहले से ये डिसाइड करते हैं कि कितना खर्चा आता है। बजट का मतलब यही होता है ना, यदि आप फैमिली बजट बना रहे हैं तो आप ये बनाते हैं कि क्या क्या आपके खर्चे हैं, पहले बजट बनता है और उसके बाद जो है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल बजटिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा मेथड है जो आपको ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए यानी आपको कितनी कैपिटल रिक्वायर्ड है इन द बिजनेस, दैट इज नोन एज कैपिटल बजटिंग। ठीक है। या तो उसके लिए आप प्लांट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, या और कोई फिक्स्ड एसेट्स या किसी और प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। दिस कैन बी द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल बजटिंग को प्रिपेयर। कैपिटल बजटिंग क्यों रिक्वायर्ड है? तो जब हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके लिए हमें पैसा रिक्वायर्ड है, तो पहले से ही हम उसका एस्टिमेट निकालते हैं कि यदि हम इतना खर्चा करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। दैट इज ऑल अबाउट कैपिटल बजटिंग। आइए देखते हैं। कैपिटल बजटिंग is used by companies to evaluate major projects and investments such as new plants or equipments। कैपिटल बजटिंग क्या है? कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है, जो कि इवेल्युएट करता है मेजर प्रोजेक्ट्स या फिर इन्वेस्टमेंट, जैसे कि नए प्लांट या इक्विपमेंट खरीदना है, हमें कोई इंडस्ट्री डालना है, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करना है, ऐसा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग इन्वेस्टमेंट एंड ह्यूज एक्सपेंसेस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये क्यों किया जाता है? ताकि हम किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी हमारा खर्चा एक्सपेंस जो है ह्यूज एक्सपेंस हो रहा है, ताकि उसमें से रिटर्न जो है वो हमें अच्छा मिले। यदि हम कोई लैंड एक्वायर करने वाले हैं, लैंड खरीदने वाले हैं, तो ये देखना जरूरी है कि नहीं कि लैंड फर्टाइल है कि नहीं, यहाँ पे प्रोडक्शन अच्छा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि लैंड जब खरीदेंगे उसके लिए हमारा एक्सपेंसेस क्या होगा? हाई एक्सपेंसेस होगा। तो वो हमें फ्यूचर में रिटर्न देगा कि नहीं देगा, यही डिसीजन जो है कैपिटल बजटिंग में देखा जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड्स, रिचार्ड्स क्या बोलते हैं कैपिटल बजटिंग के बारे में? तो रिचार्ड्स कहते हैं कैपिटल बजटिंग जनरली डायरेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। कैपिटल बजटिंग किससे डील करता है? लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स से, यानी जो हम बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग जो एस्टिमेट करते हैं उसी को ही कैपिटल बजट कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग? इसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? नीड के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इंपॉर्टेंस के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। सबसे पहली बात यदि करें तो सेलेक्टिंग प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स। कैपिटल बजटिंग का मेन उद्देश्य ये रहता है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट चूज करना जो फ्यूचर में उन्हें प्रॉफिट दे, या फिर उनको रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। दैट इज द मेन एम ऑफ कैपिटल बजटिंग। क्यों की जाती है कैपिटल बजटिंग? ताकि जो है हम इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं उससे हमें रिटर्न जो है ज्यादा मिल सके, पहली बात। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल हो सके। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल बजट जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो किए जाते हैं, है ना। तो उसमें जो है जो एक्सपेंडिचर है दैट इज द ह्यूज एक्सपेंडिचर। अब उस ह्यूज एक्सपेंडिचर में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठे, तो उसी को ही कंट्रोल करना जो है कैपिटल बजटिंग का काम होता है। अब उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? हमने कुछ डिसाइड किया होगा कि ये प्रोजेक्ट हमें इस पर जो है काम करना है ना, उसकी इतनी वैल्यू आएगी, इतने इन्वेस्टमेंट में इतना खर्चा आएगा। अब इसमें हम पास्ट रिकॉर्ड्स को देखेंगे जो हमारे सामने हैं, और उसके बेसिस पे हम कंट्रोल कर पाएंगे अपने एक्सपेंडिचर्स को। नेक्स्ट, फाइंडिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स। कैपिटल बजटिंग का एक और उद्देश्य यह है कि सही सोर्सेस ढूंढना फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। जो इन्वेस्टमेंट हम करेंगे तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर्ड रहेंगे? फंड्स रिक्वायर्ड रहेंगे। अब वो फंड्स का सोर्स कौन सा बेटर रहेगा हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए, ये डिसाइड करना जो है कैपिटल बजटिंग में आता है। फंड्स जो है डेट के थ्रू विल बी बेटर,
और इट विल बी बेटर थ्रू इक्विटी से जो है अरेंज होगा, यानी शेयर कैपिटल के थ्रू, कि इन्वेस्टमेंट जो है छोटा सा ही है तो हम जो है बैंक से लोन लेकर या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर जो है उसको अरेंज कर सकते हैं। तो कैपिटल बजटिंग का ये उद्देश्य रहता है कि राइट सोर्स ऑफ फंड्स जो है हम कहाँ से लेकर आएंगे वो देखना। देन आइडेंटिफाइंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि कहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है विद द मोर रेट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न जो है हमें ज्यादा मिल पाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना। ठीक है। देन इवेल्युएशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब हमने ये देख लिया कि हमारा प्रोजेक्ट क्या है, किस पे इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको फिर इवेल्युएट करना कि जो हम एक्सपेंडिचर करने वाले हैं ये फ्यूचर में हमें कहीं नुकसान तो नहीं देगा, विल इट गिव बैक द रेट ऑफ रिटर्न्स, जो है अप्रोप्रिएट रेट ऑफ रिटर्न्स हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देन सेट प्रायोरिटीज, टारगेट्स फिक्स करना है कि इन्वेस्टमेंट कब करना है, कितने समय में करना है, कितना इस पे प्रोडक्शन होगा, कितना रिटर्न आएगा, तो प्रायोरिटी सेट करना। ठीक है। देन फोरकास्टिंग एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का फोरकास्ट करना, यानी जो सोर्सेस ऑफ फंड्स हम ढूंढेंगे तो ये देखना कि एक्सपेंडिचर जो है कितना लगेगा हमें, तभी तो हम ये सोर्स का पता लगा पाएंगे कि किस सोर्स से जो है हमें पैसा बुलवाना है। यदि हमें बल्क में अमाउंट चाहिए और लंबे समय तक हमें लोगों को उसका रिटर्न हम नहीं दे पाएंगे, तो शेयर कैपिटल जो है बेटर ऑप्शन है। लेकिन शेयर कैपिटल इशू करेंगे तो लोगों को आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सब चीजों को फोरकास्ट करना। एनालाइज डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आपने किया है उसको एक बार एनालिसिस करना कि जो आपने डिसाइड किया है इन्वेस्टमेंट पे करने के लिए, वेदर इट विल गिव यू अ गुड रेट ऑफ रिटर्न और नॉट, क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सब चीजें उसमें देखना है। अब इवेल्युएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स का इवेल्युएशन करना कि इन्वेस्टमेंट जो है आप करेंगे तो किन फिक्स्ड एसेट्स में करेंगे, क्या क्या जो है परचेज करना है, तो इस चीज का जो है इवेल्युएशन करना। आइडियल इन्वेस्टमेंट, एक आइडियल इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, यानी जिसमें आपके सोर्सेस ऑफ फंड्स पे जो एक्सपेंडिचर आएगा वो भी ज्यादा नहीं आना चाहिए, यानी जो सपोज लोन लिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे ज्यादा आपको अमाउंट देना पड़ रहा हो, है ना। तो एक आइडियल इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, जिसमें रेट ऑफ रिटर्न भी अच्छा मिले, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट हो, प्लस जो हम लोगों से एक्सपेंडिचर लेंगे वो भी जो है टाइमिंगली दे पाए। तो ये जो है कैपिटल बजटिंग का उद्देश्य होता है। देन क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी पे निगरानी रखना जो है ये भी कैपिटल बजटिंग का काम है। क्वालिटी कंट्रोल कैसे रख पाएंगे कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए हैं और जो एक्चुअल हमारे पास पैसों का अरेंजमेंट हुआ है, उन दोनों को जो है चेकआउट करना कि वेदर जो हमने प्लान आउट किया उसके अकॉर्डिंग जो है एक्चुअली हमारे पास फंड्स रेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से जो है क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएंगे। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा पैसा आ गया और उतने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहां पे पैसों का मिसयूज होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगा, तो जो है क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी। तो दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब इसके टाइप्स पे यदि हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, लेट अस सी। एक्सपांशन प्रोजेक्ट, कैपिटल बजटिंग अलग अलग चीजों के लिए की जाती है। तो सबसे पहले जो है एक्सपांशन प्रोजेक्ट, इसका पर्पस ये होता है कि यदि बिजनेस में आप एक्सपांशन का सोच रहे हैं, एक्सपांशन या तो कुछ एडिशन करेंगे इन द बिल्डिंग ऑफ द एंटरप्राइज, है ना, या फिर कोई मशीनरी है उसमें कुछ एड ऑन कर रहे हैं, ओके, मशीनरी का कोई पार्ट जो है एक्स्ट्रा पुटअप कर रहे हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। यानी कुल मिलाकर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट का मतलब यही होता है कि प्रोडक्ट आपके पूरे एंटरप्राइज में आप एक्सपांडिंग वे में सोच रहे हैं, मे बी फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट करें आप, मे बी कोई अदर इन्वेस्टमेंट में जो है बढ़ावा करें, जैसे कि हमने देखा बिल्डिंग में या प्लांट में या मशीनरी में, इस तरीके से, या फिर आप कोई नया लैंड खरीदते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। तो एक्सपांशन उद्देश्य रहता है, ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है इन द कैपिटल बजटिंग, और इसी के लिए जो है प्लानिंग की जाती है, कैपिटल बजटिंग की जाती है, क्योंकि ये होता है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक बार एक्सपांशन करेंगे फिर जो है 10 सालों के बाद सोचना है ना। तो दिस इज द वन टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग। फिर आता है रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ऐसा होता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है उसको हटा के दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट को जो है लाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एसेट आपके पास इंस्टॉल्ड है, जैसे कि मशीनरी, अब वो पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, ऑब्सोलेट हो गई है,
तो क्या करेंगे आप उसको हटा के जो है न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन को जो है लेकर आएंगे, तो इसके लिए जो है आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कैपिटल बजटिंग, जहां पे आप एसेट को रिप्लेस करके कोई नई एसेट प्लेस करते हैं, उसी को ही कहते हैं रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। फिर आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनकी क्वालिटी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो, है ना, या फिर टाइम जो है वो बच जाए, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है पैसा खर्च करती है, ताकि जो है उनके काम करने की इफिशियंसी जो है वो बढ़ सके, है ना। तो मेन ये जो है इफिशियंसी बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जब भी खर्चा होता है, खर्चा लंबा खासा होता है, बट इसमें ये नहीं पता रहता है कि आप इससे कितना अर्न करेंगे। ये तो पता रहता है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी, बट ये पता नहीं रहता है कि कितनी ग्रोथ या कितना प्रॉफिट होगा। तो इसलिए इस पे जो खर्चा भी किया जाता है उसको कहा जाता है संक कॉस्ट। ठीक है, तो दिस इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। फिर जो है आता है आपका हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट। हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट का मतलब क्या हुआ? हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट यानी कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज के लिए कुछ अच्छा करना, ये उस पर उसके लिए है। उसके लिए आप कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि यदि हम बात करें एग्जाम्पल वे में, तो आपने एम्प्लॉयज के लिए कुछ फैसिलिटी अवेल करवा दी कि एजुकेशन स्कूल्स वगैरह जो है उनके बच्चों के लिए, एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए आपने खुलवा दिए, तो उस पे जो है एक्स्ट्रा खर्चा होगा। या फिर आपने वाटर कूलर लगवा दिया आपके ऑफिसेस में, हर ब्रांच में बहुत अच्छे लेवल के, बहुत अच्छी क्वालिटी के, ताकि एम्प्लॉयज को जो है हाइजीन रिलेटेड कोई इश्यूज ना हो, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखना एक तरीके से हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट में, यानी कि आपके इंफ्रा को ठीक करना, एम्प्लॉयज की कंडीशन को अच्छे रखने के लिए उस पर खर्च करना। तो दिस इज द हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, ह्यूज प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। अब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आप ये सोचते हो कि प्रोडक्ट में जो है इम्प्रूवमेंट हो सके, और वो किस तरीके से हो सकता है उसके लिए सोचना। फॉर एग्जाम्पल कि आपके यहाँ जो है लेबर्स काम करते हैं, अब कुछ इम्प्रूवमेंट सोच रहे हैं जिससे क्वालिटी भी और टाइम भी बचे, तो उसके बिहाफ पे आप ऐसा कुछ कोई मशीनरी या कोई इक्विपमेंट ले आएंगे जो लेबर्स को रिप्लेस कर देंगे, ऐसा सोच सकते हैं बिल्कुल। तो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिससे जो है कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी। यस, लेबर्स जो है यदि उनको हटाया भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्लेस किया जाता है। ओके, तो ये जो है टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग है, या तो एक्सपांशन के लिए, या रिप्लेसमेंट के लिए, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अमाउंट का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, हाउस कीपिंग के लिए, और फिफ्थ जो है प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के लिए। ओके, अब बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करेंगे तो उसके लिए क्या प्लान आउट करेंगे, उसी को ही हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं। फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने और टाइप्स। ओके, प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से कैपिटल बजटिंग में इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ सकता है, तो लेट अस सी। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सबसे पहले आपके पास कौन कौन से प्रपोजल अवेलेबल हैं वो आप देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 प्रपोजल हो सकते हैं। आपको मशीनरी खरीदनी है तो आपने डिसाइड किया मशीनरी ए है आपके पास, फिर ऐसे ही बी है और सी है। ये आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस जो भी है, कुल मिला के कि आपको आइसक्रीम खानी है तो आपके पास अलग फ्लेवर्स हैं, तो वो आपके सामने रखे हैं एज अ प्रपोजल कि आपको कौन सा चाहिए। ठीक है, ये हो गया इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। फिर इवेल्युएशन, इकोनॉमिक इवेल्युएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। फिर जो है आप इसका इकोनॉमिक इवेल्युएशन करेंगे, ये देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं इन पे जो है एक्सपेंडिचर कितना आने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, ये सब चीजें देखेंगे। यानी कि आप कितने का इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, और जो है एक्सपेंडिचर कितना होगा। फिर सिलेक्शन ऑफ अ प्रपोजल, जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, फॉर एग्जांपल आपने बी वाला प्रोजेक्ट जो है चूज किया, आपने एक आइसक्रीम जो है सेलेक्ट कर ली, आप सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, अब जो है क्योंकि आपको पता है कि वो कितने की है, अब सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल, उसको सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा प्रपोजल आपको सही लगता है, सूटेबल लगता है कंपनी के लिए। फिर जो है ये सेलेक्ट करने के बाद जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। फाइनल अप्रूवल कौन करता है? पहले तो प्रपोजल कौन बनाता है? कैपिटल बजटरी कमेटी बनाती है, और ये फाइनल अप्रूवल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जो है भेजा जाता है, या फिर उससे भी ऊपर यदि कोई टीम है जो इस कैपिटल बजटिंग पे काम करती है तो उनके पास, और यदि प्रपोजल जो है उससे छोटे लेवल का है तो फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट भी देख सकते हैं। ओके, तो इट डिपेंड्स कि किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, उसके हिसाब से जो है फाइनल अप्रूवल के लिए कंसर्न्ड
डिपार्टमेंट के पास भेजा जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बजट, जब यहाँ पे फॉर्मली अप्रूव्ड हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो सही है, या तो गलत है या उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वापस चले जाता है, और सही है तो फिर जो है आपका फॉर्मेशन हो जाता है कि हाँ कैपिटल बजट जो है ये फॉर्म होगा, ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो है काम होगा। एंड देन कम्स ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, आपको ऑथराइजेशन मिल जाता है कि आप जो है इस पे पैसा खर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे ही आपको जो है पैसा खर्च कैसे करेंगे, जब आपको उसका अलॉटमेंट में हो जाएगा, किसके द्वारा, फ्रॉम द अबोव डिपार्टमेंट जहां से पैसा मिलना है ना। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ कैपिटल बजटिंग की किस तरीके से प्रपोजल आता है, फिर उसमें से हम सेलेक्ट करते हैं जो सबसे अच्छा होता है, फिर फाइनल अप्रूवल के लिए भेजते हैं, और जो है फिर फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बजट होता है, यानी उस पर काम होना चालू होता है, और फिर जो है आपको पैसे अलॉट हो जाते हैं और ऑथराइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग के जो है अलग अलग मेथड्स होते हैं, उसे हमें देखना है। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट हम चूज करते हैं, तो किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है या प्रॉफिटेबल है, तो उसके अलग अलग मेथड्स हैं। लेट अस सी मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन या कैपिटल बजटिंग, या फिर इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इन्वेस्टमेंट ही कर रहे हैं एक तरीके का हम। तो यदि क्वेश्चन आ जाए आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, तो घबराना नहीं है, यही चीज लिखनी है, मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग लिख के आना है। सबसे पहला है पे बैक पीरियड, ओके। फिर जो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या जिसे हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। देन कम्स रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड। फिर जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फिर जो है अर्जेंसी मेथड। हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कैपिटल बजटिंग करने के लिए, जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है, ये डिसीजन ले पाए कि कौन सा इन्वेस्टमेंट जो है हमारे लिए बेटर है। ठीक है, अब यदि प्रैक्टिकल बेसिस पे देखें तो सिलेबस जो है यहाँ तक कन्फाइंड है कि आपके सिलेबस में प्रैक्टिकल वे में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन जब आपके पास थ्योरी आती है तो आपको ये नाम लिख के और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। तो इसको हम एक एक करके समझ लेते हैं। पे बैक पीरियड मतलब मेथड का मतलब ये होता है कि कितने समय के बाद जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है, आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो आपको रिकवर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत छोटा अमाउंट ले रहे हैं कि 1 लाख रुपए जो है आपने किसी प्रोजेक्ट पे लगाए थे, 1 लाख रुपीज। अब ये 1 लाख जो है आपको कितने समय में रिकवर हो जाएंगे उस इन्वेस्टमेंट में, मे बी 2 सालों में रिकवर हो जाए, मे बी 3 सालों में। तो पे बैक पीरियड वही बताता है कि कितने टर्म में जो है आपको आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो आप अर्न करोगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। पहले तो जो खर्चा किया है वो निकालेंगे ना हम किसी भी इन्वेस्टमेंट में से, ठीक है। फिर आता है आपका डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि आज जो हम खर्चा कर रहे हैं और फ्यूचर में जो इसका रिटर्न मिलेगा उसकी वैल्यू दोनों इक्वल होंगी क्या, नहीं होगी। तो आज के समय में जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फ्यूचर में उसकी क्या वैल्यू रहेगी उसको कंसिडर करके जो है जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है उसी को ही कहते हैं कैपिटल बजटिंग बाय नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसको अभी हम देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, इसमें एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है और उसके अकॉर्डिंगली जो है डिसीजन लिया जाता है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ये देखा जाता है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट से हमें रिटर्न जो है हाई हो रहा है, दैट इज द रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यदि हम बात करें अर्जेंसी मेथड की, ये जो है बिल्कुल भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आता है। अर्जेंसी मेथड को जो है ये ऐसा मेथड है कि आपको प्रोडक्शन करना है किसी काम से, किसी वजह से जो है आपका प्रोडक्शन रुक गया है। अब आपको जल्दी से कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल इमरजेंसी लेवल पे है, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, तो जो सूटेबल या फिर हम बोल सकते हैं बेस्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, और जितना भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उस समय सूटेबल डिसीजन जो भी लग रहा है, बाय सीकिंग द अर्जेंसी, आपने जो डिसीजन लिया है दैट विल बी द अर्जेंसी मेथड में। यानी हमें एकदम से हमारी मशीनरी चलते चलते बंद हो गई, अब प्रोडक्शन बंद हो गया है ना, प्रोडक्शन बंद हो गया, तो उस समय जो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसके बेसिस पे आप सिलेक्शन कर लोगे इन्वेस्टमेंट का। तब आप ये नहीं सोचोगे कि यार ये हमें महंगा पड़ रहा है या इससे अच्छी टेक्नोलॉजी बाद में मिल जाएगी।
उस समय आप अर्जेंसी के बेसिस पे जो डिसीजन ले लोगे दैट विल बी द अर्जेंसी मेथड। ठीक है, अब जो है हम इनको डिटेल में देख लेते हैं जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं। यस, अब हम बात करें पे बैक पीरियड मेथड की, तो अंडर दिस मेथड इन हाउ मेनी इयर्स द मनी इन्वेस्टेड शैल बी पेड बैक, कितने समय के बाद आपको पैसा वापस मिल जाएगा, ये जो है पे बैक पीरियड मेथड होता है। फॉर एग्जाम्पल, टोटल इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जैसे कि अभी हमने पिछला एक्सप्लेनेशन दे रखा था कि 1 लाख रुपीज, और ये कितने सालों के बाद जो है ये 1 लाख की रिकवरी हो जाएगी, उसी को ही हम कहेंगे कि पे बैक पीरियड मेथड से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि 2 सालों में हमारा खर्चा जो है निकल जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब आगे देखें हम, व्हेन कैश इनफ्लोस इज द सेम एवरी ईयर, जब कैश इनफ्लो जो है सेम होते हैं हर साल। अब यहाँ पे पे बैक पीरियड मेथड में आपको 2 टर्म अक्सर देखने को मिलेंगे, एक तो टोटल इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने खर्चा किया है उस पर्टिकुलर एसेट को खरीदने में, और दूसरा जो टर्म आएगा दैट विल बी कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये जो आपने एक्सपेंडिचर किया उसके बाद आपके हर साल कितनी अर्निंग आ रही है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बाद, है ना। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीदी है, अब उसमें कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, मशीनरी खरीदने में खर्चा आया आपका 1 लाख, तो ये आपका हो जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। अब मशीनरी से जो प्रोडक्शन हो रहा है वो हो रहा है 10,000 हर साल, ठीक है, तो इसकी कैश इनफ्लो क्या हो गई 10,000 है, और एवरी ईयर यदि ये सेम है तो, है ना, हमारे सामने क्या है टर्म, व्हेन कैश इनफ्लोस इज द सेम ईच ईयर, तो हर साल यदि उससे जो अर्निंग हो रही है वो सेम हो रही है, तब आप पेबैक पीरियड का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पेबैक पीरियड मेथड इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। जो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जितना आपने खर्चा लगाया है, और जितना आपका कैश इनफ्लो है, उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन करके देखते हैं, इफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज 1,20,000 एंड कैश इनफ्लो इज 30,000, पॉइंट पे बैक पीरियड। बहुत आसान से, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव वे में कुछ पूछे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है 1,20,000, यहाँ लिख लेते हैं हम, और इसको डिवाइड कर दें यदि हम कैश इनफ्लो से, तो ये जो है 3 से 3 कैंसिल, दैट इज 4, यानी आपने जो खर्चा किया है 1,20,000, इसकी रिकवरी जो है 4 सालों में हो जाएगी, क्योंकि हर साल जो है आपको 30,000 अर्निंग आ रही है, तो 4 ईयर्स में 1,20,000 आपको अर्निंग जो है रिकवर हो जाएगी, उसके बाद जो है आप अर्न करोगे वो प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, पहले तो जब हम कोई एसेट खरीदते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो पहले तो उसका खर्चा ही निकालते हैं ना, उसके बाद जो है वो प्रॉफिटेबल बनता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरी सिचुएशन ये आती है कि जब आपके पास कैश इनफ्लो डिफरेंट हो, व्हेन कैश इनफ्लो इज डिफरेंट ईच ईयर, जब कैश इनफ्लोज जो हैं एक जैसे नहीं हो हर साल, तब आप क्या करेंगे, तब क्यूमुलेटिव फॉर्म इज गिवन बाय एडिंग कैश इनफ्लोज ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, क्या करेंगे आप, उसका क्यूमुलेटिव फॉर्म बनाएंगे, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन अ ईयर। इसको हम समझते हैं एक क्वेश्चन लेके, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने अज्यूम किया इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है हमारा 1,60,000, ओके, ये ईयर कैश इनफ्लो एंड क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो जो है हमारे सामने 6 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, ओके। यानी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने मशीनरी या एसेट जो भी खरीदी होगी वो 1,60,000 पे खरीदी है, और हर साल जो है हमें इतना अमाउंट वहां से रिकवर हो रहा है। अब आपको निकालना है पे बैक पीरियड, तो आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले पहले ईयर का तो एज इट इज हम 40,000 लिख लेंगे, ठीक है। दूसरे ईयर का 40,000 प्लस 30,000 दैट इज 70,000। उसके बाद जो है क्यूमुलेटिव में जाना है, तो ये 70,000 हमारे पास है। थर्ड ईयर का क्या है 34, तो 70 प्लस 34 दैट इज 104, ये आ गया हमारा 1,04,000। फिर जो है 1,04,000 प्लस 20,000, तो ये आ जाएगा 1,24,000, और 1,24,000 प्लस 36 यदि हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1,60,000, और 1,60,000 के बाद यदि हम ऐड करते हैं 40,000 इसमें, तो ये आ रहा है हमारा 2 लाख। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ गया, जब आपको हर साल जो है अलग अलग अर्निंग हो रही है उसमें से, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया था 1,60,000, यहाँ पे 1,60,000 क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो पे निकाला है 4th ईयर में, यानी सॉरी 5th ईयर में,
यानी 5th ईयर जो है आपका पेबैक पीरियड है। 5th ईयर में आपके अमाउंट की रिकवरी आपको हो जाएगी और 6th ईयर से आप अर्न करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पे पेबैक पीरियड जो है कितना है, दैट इज 5 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स में जो है आपको आपका अमाउंट 1,60,000 जो है मिल जाएगा। तो इस तरीके से जब कैश इनफ्लो सेम नहीं होती है हर साल, तो हम क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालते हैं और उस ईयर तक पहुंचते हैं जब तक आपका इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है। ठीक है, अब जो है आप इसको मीनिंग को पढ़ के देखो, इजिली समझ में आएगा। क्यूमुलेटिव फॉर्म इज गिवन बाय एडिंग कैश इनफ्लोस ऑफ डिफरेंट ईयर्स। ओके, व्हेन द अमाउंट ऑफ क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो बिकम्स इक्वल टू द अमाउंट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर जब आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो आ जाता है, तो वही जो है आपका ईयर ऑफ पेबैक होता है। ठीक है, यस दोस्तों, तो इसमें एक और कंडीशन आती है कि कभी कभी आपको क्वेश्चन में कैश इनफ्लो जो है वो नहीं दिया हुआ रहता है और दूसरी इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, तो तब आप कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे? तो सेल्स दी रहेगी, उसको आप लिखेंगे, सेल्स में से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोलते हैं, यानी उसमें आपका आ जाएगा टैक्सेस भी, आप उसको कम कर देंगे। सेल्स, डेप्रिसिएशन और टैक्स ये हटा देंगे, लेस कर दिया। उसके बाद ये जो आएगा, अब हमने टैक्स हटा दिया है उसमें से, तो क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें वापस से आप डेप्रिसिएशन जो है ऐड कर देंगे, दैट मीन्स हमें सेल्स में से एक्चुअली टैक्स घटाना था, तो वो डेप्रिसिएशन भी घटाना पड़ता है, तो टैक्स का अमाउंट निकलता है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को हटा दिया। फिर जो है टैक्सेस को हटा दिया, अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, अब आपको डेप्रिसिएशन वापस से इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो जो है आपका आ जाएगा नेट इनकम, दैट इज कैश इनफ्लो, आपकी प्योर कैश इनफ्लो आ जाएगी। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको हम सेल्स बोल दें या फिर रेवेन्यू बोल दें। ठीक है, तो जब आपको कैश इनफ्लो नहीं दिया हुआ होगा, तब इस तरीके से जो है आपको निकालना है। दूसरा, जो चीजें हमने यहाँ पे देखी है, हो सकता है यहाँ पे आपको दो मशीनरी दे दें, ए और बी, और उसका कैश इनफ्लो अलग अलग दे दें, तो आपको क्या करना है, ए का ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही बी का निकालना है। अब कोई इन्वेस्टमेंट 5 सालों में रिकवर हो रहा है और कोई 4 ईयर में रह रहा है, तो कौन सा प्रॉफिटेबल हो रहा है, होगा 4 ईयर्स वाला। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखें क्या, आपको ये प्रोजेक्ट, जैसे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसकी रिकवरी कब हो रही है हमें, 5 ईयर्स में। ऐसा ही सेम आपको इसके साथ ही दे दिया कि बी मशीनरी है और उसकी रिकवरी जो है, आपने क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो निकाला और उसकी रिकवरी जो है 4 ईयर्स में हो रही थी, और आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि किसका पेबैक पीरियड जो है बेनिफिशियल है, तो किसका पेबैक पीरियड, 4 ईयर्स में रिकवरी हो रही है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है खत्म हो रहा है, तो दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है फ्रेम होते हैं एग्जाम में। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या फिर जिसको हम बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब क्या है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, लेट अस सी। The net present value is calculated by taking difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows over a period of time. कहने का मतलब यह है कि जो आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी कल वो वैल्यू नहीं होगी, तो हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि आज के समय में उस फ्यूचर के प्रोजेक्ट की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि द इन्वेस्टमेंट विद अ पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी विल बी कंसिडर्ड इन केस देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यानी ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, तो द प्रोजेक्ट विथ हायर एनपीवी इज मोर लाइकली टू बी सेलेक्ट, तब हम, दैट मीन्स ये डिस्काउंटेड कैश वैल्यू ये होता है कि इसमें जो है हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को लेकर चलते हैं कि आज के समय में उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वैल्यू क्या होगी, है ना, इसको कंसिडर करते हैं। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। कैसे, प्रेजेंट वैल्यू इज फाइंड आउट इन दिस मेथड, प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है, और वो हम कैसे निकालते हैं, कैश इनफ्लोस ऑफ ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड बाय द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जो कैश इनफ्लो है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, कैश इनफ्लो आपको दिया रहेगा, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। इसको फॉर्मूला बेस देखें यदि हम, तो कैश इनफ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस तरीके से 0.98 और कैश इनफ्लो सपोज आपका 10,000 है, इस तरीके से, तो ये आपका प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, तो जिसकी एनपीवी सबसे ज्यादा होगी वो जो है बेनिफिशियल रहेगा, दैट विल बी द
बेनिफिशियल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। रेट ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड, यानी इस पे एवरेज बेसिस पे जो है रिटर्न कितना आएगा ऑन द एवरेज बेसिस पे, ये निकालते हैं और उसके बिहाफ पे ये चूज करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। कैसे? डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला जाता है और उसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो वो कैसे निकालते हैं, इसकी 3 स्टेप्स रहती हैं। सबसे पहले निकाला जाता है स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहला निकाला जाता है एवरेज रिटर्न। वो कैसे निकालोगे? टोटल रिटर्न जितना आपको मिल रहा है और जितने नंबर ऑफ ईयर्स में मिल रहा है उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेप, आपका इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा एवरेज एनुअल इन्वेस्टमेंट आप कितना कर रहे हो। 2 स्टेप किए हमने, एक तो इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकाला है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका एवरेज कितना है, और हमको जो रिटर्न मिल रहा है हर साल उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, जब ये दोनों स्टेप क्लियर हो जाएंगी तब आएंगे हम थर्ड पे, दैट इज रिटर्न स्टेप नंबर थर्ड। तब निकलेगा हमारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं। इसमें जो हमने पहली स्टेप लिखी है एवरेज रिटर्न, और जो सेकंड है एवरेज इन्वेस्टमेंट, उस एवरेज रिटर्न को एवरेज इन्वेस्टमेंट से माइनस कर देंगे और नीचे डिवाइड करेंगे, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होगा उसको डिवाइड कर देंगे हम 2 से इनटू 100। तो इस तरीके से जो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड से जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनेगा कि कौन सा जो है प्रॉफिटेबल है ना। रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी 2 ऑप्शन है, अब किसी पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 आ रहा है एक प्रोजेक्ट पे और दूसरे पे जो है 20,000 आ रहा है, तो 20,000 वाला बेनिफिशियल है कि आपको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ओके, यस, हमारे सामने क्वेश्चन है, ए बी लिमिटेड वांट टू परचेज अ मशीनरी, 2 machines A and B are available, each costing rupees 60,000। 2 मशीनरी अवेलेबल है जिसकी कॉस्ट कितनी है 60,000। जिसे हम क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट या टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 60,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है। अब आपके पास ए का कैश इनफ्लो दिया है एंड बी का कैश इनफ्लो दिया है, यानी इतना जो है आप हर साल जो है उसमें से कमा रहे हैं, और आपके पास नंबर ऑफ इयर्स जो है दैट इज 5 गिवन है। ठीक है, हमारी सबसे पहले स्टेप क्या थी इस फॉर्मूला में कि हम एवरेज रिटर्न निकालते हैं, यानी कितना हम इस पे अर्न कर रहे हैं उसका हम क्या निकालेंगे, एवरेज रिटर्न। अब एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो एवरेज रिटर्न टोटल रिटर्न में से नंबर ऑफ इयर्स को डिवाइड कर देंगे। अब इसका टोटल यदि हम निकालें तो यहाँ पे 15 प्लस 25 40 60 20 एंड 15, यह आ गया आपका 95,000। तो 95,000 लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 95,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितने हैं हमारे सामने, दैट इज 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 5 एंड 45, दैट इज 19,000 जो है एवरेज रिटर्न आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या थी, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास दिया हुआ है तो अब हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, दैट इज द स्टेप नंबर 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट है आपके पास 60,000 और उसको डिवाइड कर देंगे क्या से, नंबर ऑफ इयर्स से। टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, तो ये कितना आ रहा है आपका 12,000 रुपीज। ठीक है, अब थर्ड स्टेप नंबर 1 हो गई हमारी, 2 हो गई। आते हैं हम हमारी स्टेप नंबर 3 पर, दैट इज एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी जो हमने एवरेज रिटर्न निकाला है और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाला है उसको लेस कर देंगे और टोटल इन्वेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 2। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो यही कर लेते हैं प्रोजेक्ट ए का। तो कितना आ रहा है आपका एवरेज रिटर्न, 19,000 आया है। उसमें से हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज 12,000 वो लेस कर दिया। टोटल इन्वेस्टमेंट है आपका 60,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से इनटू 100। तो इसको यदि हम सॉल्व करें तो 19 माइनस 12 दैट इज 7,000 अपॉन 30,000 इनटू 100। तो 7,000 कैलकुलेट कीजिए, 7,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इनटू 100, तो ये कितना आ रहा है आपका 23.33%। ठीक है, तो ये तो आ गया अब हमारा प्रोजेक्ट ए का। अब कि इतना रिटर्न जो है हम कमा रहे हैं यदि हमने ए मशीनरी जो है चूज की है तो। लेकिन
पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बी मशीनरी जो है उसका रिटर्न कितना मिल रहा है। तो बी का जो है यही कर लेते हैं पहली स्टेप। एवरेज रिटर्न कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला जो है वहां पे लिख लेना है ना, उसके बाद आपको स्टेप पुट अप करनी है। तो इसका टोटल यदि हम करें तो कितना है 10 + 15 + 25, ये हो गया आपका 40, 50 एंड 105। ठीक है, तो 1,05,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ रहा है 21,000 रुपीज जो है आपका एवरेज रिटर्न आ गया। ठीक है, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे स्टेप नंबर सेकेंड फॉर द बी प्रोजेक्ट, या बी मशीनरी लिख लीजिए आप। ठीक है, अब ये कितना है बी के लिए, टोटल इन्वेस्टमेंट तो सेम है, मशीन का खर्चा उतना ही है, 60,000 डिवाइडेड बाय 5, तो दैट इज 12,000 रुपीज जो है आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब ये दोनों आइटम हमारे पास हैं, तो थर्ड स्टेप हो जाएगी, यहां कर लेते हैं हम थर्ड स्टेप। 21,000 एवरेज रिटर्न माइनस एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है 12,000 डिवाइडेड बाय 60,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। अब इसको यदि हम करें तो 9,000, 21 - 12 9,000, नीचे आ गया आपका 30,000 इंटू 100। अब ये कितना आ रहा है आपका लगभग 9,3,3 30% जो है आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है। अब यदि हम एनालिसिस करें तो ए जो है रिटर्न हमें कितना दे रहा है 23.33%, यानी उसके इनफ्लो से हमें ये पता, और बी जो है हमें रिटर्न कितना दे रहा है 30%। अब आप बताइए कि रिटर्न जिस पे ज्यादा मिलेगा वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन बी मशीनरी बी विल बी सेलेक्टेड फॉर द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कभी कभी क्वेश्चन में ये चीज पूछी जाती है कि कौन सा बेटर ऑप्शन है, वो आपको बताना है। तो ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा machinery B is suitable for the investment purpose because it gives the rate of return at the rate 30%। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस फॉर्म करके लिख के आना पड़ेगा। तो ये होता है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमारी यूनिट 4th कंप्लीट होती है, जिसमें हमने कैपिटल बजटिंग देखा एंड मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग देखा। ओके, विद दिस थैंक यू।